के अंदर हमारे 5 जो पाकिस्तान की जो हेल्थ कमीशन है उनकी तरफ से एडवाइस है कि आपने 5 टेस्ट तो ज़रूर करने हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 इन्फेक्शियस डिजीज़ के टेस्ट करने हैं। लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर जिस तरह से साइटोमेगालो वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासतौर पे ऐसे पेशेंट्स जिनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुई हो तो साइटोमेगालो वायरस का टेस्ट किया जाता है। इसी तरह ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस का टेस्ट इंग्लैंड के अंदर उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, ठीक है। तो वो इसी तरह चैगस डिजीज़ का जो मैंने आपको बताया था, चैगस डिजीज़, उसका कुछ मुल्कों के अंदर किसी के फॉरेन टूर है जिसकी वजह से उसका एक्सपोजर है, पैरासाइट एक्सपोजर हो सकता है, उसके अंदर वो टेस्ट भी करते हैं, ट्राइपैनोसोमाक्रोजी का। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ, हम लोग 5 टेस्ट करते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इन्फेक्शन डिजीज़ का कर लिया, ब्लड ग्रुपिंग कर ली, फिर आपने इसका क्रॉस मैचिंग करनी है। क्रॉस मैचिंग के लिए ऑब्वियसली आपको मैं अलग से एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि क्रॉस मैचिंग कैसे की जाती है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर क्या क्या बेसिकली इसके ऊपर क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, या इसको किस किस तरीके से आप जो है ट्रांसफ्यूजन से पहले किन किन प्रोसेस से गुजार सकते हो। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो पैक सेल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ल्यूकोफिल्ट्रेशन। ल्यूकोफिल्ट्रेशन ल्यूकोफिल्ट्रेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है, जिससे मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रीफ्यूज हम करते हैं, पैक सेल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, तो ये जो सेल्स हैं आरबीसी, इसके अंदर ऐसे नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी बिल्कुल नहीं गए, कुछ क्वांटिटी के अंदर डब्ल्यूबीसी भी वो चले जाते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी कई कंडीशंस के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि साइटोमेगालो वायरस जो है ना वो डब्ल्यूबीसी में रिसाइड करता है, इसी तरह का ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस भी डब्ल्यूबीसी के अंदर रिसाइड करता है। इसी तरीके से इसके अंदर जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर ख़ास कुछ HLA एंटीजन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एंटीजन जाएंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। क्लियर। इसी तरीके से इन एंटीजन्स के इन डब्ल्यूबीसी के अंदर समटाइम्स ऐसे खास तौर पर न्यूट्रोफिल्स के अंदर ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो कि अगर पेशेंट में जाएंगे तो वो रिलीज होकर फीवर का कॉज बनता है, जिसे नॉन हीमोलिटिक फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये सारी के सारी कॉम्प्लिकेशंस डब्ल्यूबीसी की वजह से हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि हम ऐसा प्रोसेस किया जाए कि जो पैक सेल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी रह गए हैं उनको भी अलहदा किया जाए। तो वो किस तरीके से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ द ल्यूकोफिल्ट्रेशन। ल्यूकोफिल्ट्रेशन बेसिकली दो तरीके से हो सकती है, एक जो है इट इज़ बाय द ल्यूकोफिल्टर्स के जरिए से, और सेकंड प्रोसेस बाय द वॉशिंग के जरिए से। ठीक है। ल्यूकोफिल्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये ल्यूकोफिल्टर्स जो है ये फिल्टर्स होते हैं जिसके अंदर से जब हमने ब्लड डोनेशन ले रहे होते हैं, आरबीसी उसके अंदर से गुजरते हैं, उसके अंदर एक पोर्स होते हैं जो आरबीसी को अलाउ कर, जैसे आपको पता है आरबीसी का साइज जो है वो 5 माइक्रोन तक होता है, 5 to 7 माइक्रोन तक होता है। तो आरबीसी जो है उसमें से आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी जिनका साइज 8 से लेकर 15 माइक्रोन तक होता है वो उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ आरबीसी को वो फिल्टर अलाउ करते हैं और डब्ल्यूबीसी को वो रोक लेता है। क्लियर। तो ये ल्यूकोफिल्टर आमतौर पे जो है किस वक्त यूज़ किए जाते हैं, जब आप डोनेशन ले रहे हो, लेकिन उस वक्त भी यूज़ किए जाते हैं जब पेशेंट के अंदर आप उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए ट्रांसफ्यूज करने लगे। लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आपने इसको आरबीसी को स्टोर किया तो डब्ल्यूबीसी क्या है कि पैक सेल्स के अंदर मौजूद थे, तो अपने ग्रेन्यूल्स जो है ना वो रिलीज कर सकते हैं, वो केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं पैक सेल्स में, और जब पेशेंट को आप ब्लड लगाओगे तो डब्ल्यूबीसी चाहे नहीं गए लेकिन उसके ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, तो वो फीवर या कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। तो आइडियली क्या है कि आपने जब डोनेशन ले रहे हो, जब डोनर से ब्लड जो कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब आपने प्रिक किया उसके साथ ही फिल्टर लगा दो, ताकि फिल्टर से वो गुजरता हुआ ब्लड जो है आरबीसी को अलाउ कर दे और डब्ल्यूबीसी को सेपरेट कर दे। ठीक है। तो एक जो दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि ये फिल्टर्स जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं, आमतौर पर पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 to 8,000 का एक फ़िल्टर कॉस्ट करता है, तो हर एक के लिए इसकी कॉस्ट को बेयर करना भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर। बाहर तो ये यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है, सेकंड ऑप्शन जो है हम वॉशिंग कर सकते हैं। ठीक है। वॉशिंग किस तरह से कर सकते हैं, अब आरबीसी जब आपने सेपरेट पैक सेल सेपरेट कर लिए, अब आप इसको नॉर्मल सलाइन इसके अंदर मिक्स करोगे और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो अब जो है जो जो सेल्स थे नीचे डब्ल्यूबीसी, वो जो है क्या होगा कि वो सेंट्रीफ्यूज के जरिए से, वॉशिंग के जरिए से आपके पास
सेपरेट होंगे, क्लियर। और वो ऊपर जो आपके पास जो फ्लूइड है उसके अंदर आएंगे, आप उसको रिमूव करोगे 2-3 बार जब वॉशिंग करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस वॉशिंग की वजह से आपके पास जो सेल्स हैं, जो WBCs हैं, वो 2-3 वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाएंगे। तो हम कौन से ब्लड को कहते हैं कि लिकोफिल्टर्ड हो गया? जब इसके अंदर 5 × 10⁻⁶ WBC से कम हो या इतने हो तो हम इसे कहते हैं कि ये पैक सेल्स की बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं कि ये सेल्स जो हैं ये ल्यूकोफिल्टर्ड हो गए, ये पैक सेल्स अब ल्यूकोफिल्टर्ड है। 5 × 10⁻⁶ पर बैग की बात है, ये पर ml नहीं, पर बैग। इतने अगर हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये ल्यूकोफिल्टर्ड हो गया। तो इसका क्या फायदा ल्यूकोफिल्टर का? जिसका मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ नॉन फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। साइटोमेगालो वायरस है या ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस जो WBC के अंदर मौजूद होता है, उसकी ट्रांसमिशन को हम जो है ना उसको जो मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो HLA एंटीबॉडीज जो बन सकती हैं डोनर में जाके, पेशेंट में जाके, उसको अवॉइड कर सकते हो। तो ल्यूकोफिल्ट्रेशन एक प्रोसेस, एक टेस्ट में जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज हम पैक सेल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, इनका वॉशिंग तो मैंने आपको बता दी कि वॉशिंग जो है, वॉशिंग दूसरे नंबर पर वॉशिंग कर सकते हैं। वॉशिंग ना सिर्फ WBC को सेपरेट करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज जो कि मौजूद हों सेल्स के अंदर, उसके लिए भी की जाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास IgE एंटीबॉडीज खास तौर पे, IgE एंटीबॉडीज आमतौर पे वो पेशेंट जो कि IgA डेफिशिएंट होते हैं, IgA जो डेफिशिएंट होते हैं, आमतौर पे 1 to 2 पॉपुलेशन जो है वो IgA इनहेरिटेडली IgA डेफिशिएंट होती है। IgA डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर आमतौर पे एंटी IgA एंटीबॉडीज बन जाती हैं, क्लियर। अब अगर और नॉर्मली अगर IgA एंटीबॉडीज एंटी IgA एंटीबॉडीज बन गई हैं तो अगर वो ट्रांसफ्यूज हो जाती है पेशेंट के अंदर, IgA चला जाता है, तो उसके अंदर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और बहुत सीवियर फिब्राइल जो है नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है और उसकी वजह से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वॉशिंग के जरिए से एंटीबॉडी को सेपरेट कर लेते हैं। पैक सेल्स को आप जो नॉर्मल सलाइन के अंदर वॉश करोगे 3 बार, जब वॉशिंग होगी नॉर्मल सलाइन के साथ, वो एंटीबॉडीज सेपरेट हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज जो है पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं करेंगी। ये वॉशिंग भी 2 तरह से होती है, एक ओपन एंड और एक क्लोज्ड वॉशिंग होती है। 2 तरीके से हम वॉशिंग करते हैं, ओपन और क्लोज वॉशिंग। ओपन वॉशिंग क्या है? जिस तरह से हम हमारे यहाँ पे सेटअप में जो है ओपन वॉशिंग हम करते हैं, क्या करते हैं कि पैक सेल्स के अंदर मिक्स कर देते हैं नॉर्मल सलाइन को, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद जो RBC नीचे बैठ जाती हैं, ऊपर नॉर्मल सलाइन था उसको हम जो है निकाल देते हैं। फिर दोबारा से इसके अंदर दोबारा नॉर्मल सलाइन डालते हैं, उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऊपर जो नॉर्मल सलाइन आया था उसको दोबारा से, इस तरह 3 से 4 बार प्रोसेस करते हैं। तो जो पैक सेल्स के अंदर WBCs थे, एंटीबॉडीज थी, प्लाज्मा था जो थोड़ा बहुत रह गया था, वो सारा का सारा इस तरीके से रिमूव हो जाता है, क्लियर। तो जो दूसरी जो क्लोज वॉशिंग है उसमें एक ऑटोमेटेड वॉशर्स होते हैं, ब्लड वॉशर्स होते हैं, वो खुद ही नॉर्मल सलाइन को उसके अंदर ऐड करते हैं, खुद ही उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको खुद ही रिमूव कर देते हैं, खुद ही दोबारा से इस प्रोसेस को 3 से 4 बार करते हैं। तो जो ओपन प्रोसेस है इसके अंदर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, मैनुअल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन जा सकती है, इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। क्लोज मेथड जो ऑटोमेटेड वॉशर्स हैं, ये आइडियल टेक्निक है जिसके जरिए से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उसमें उसकी कंटेमिनेशन के कम से कम चांसेस होते हैं। एक दफ़ा अगर आपने पैक सेल्स को वॉश कर लिया तो इसको बाद में CPD के अंदर या सेगम के अंदर हम स्टोर दोबारा से करते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ फिर 35 या 45 डेज नहीं रहती, फिर 14 डेज रह जाती है। यानी वॉश RBCs को आपने 14 डेज के अंदर अंदर यूज करना है, उसके बाद ये एक्सपायर्ड हो जाते हैं, क्लियर। तो ये तो वॉशिंग हो गई। और तीसरी चीज जो हम पैक्ड RBCs के साथ और प्रोसेस जो है हम टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज द फ्रोजन RBC या फ्रोजन RBC या फ्रीजिंग RBC को हम फ्रीज भी कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया कि नॉर्मल कितनी शेल्फ लाइफ है, मैक्सिमम 35 या 45 डेज आप जब रेफ्रिजरेटर में रखते हो, लेकिन आप इनको फ्रीज भी कर सकते हो। फ्रीज करने का क्या फायदा होगा कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अरसे तक बढ़ जाएगी, 1 साल या 2 साल तक आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो। वो किस तरह से? आपने जब फ्रीजिंग के लिए इसको जब लेके जाना है तो इसके अंदर ग्लिसरॉल को ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल को ऐड करते हो तो अब वो क्या करता है कि वो सेल RBCs की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेता है।
सीपीडी के साथ आपने एडिशनल क्या डाला, ग्लिसरॉल डाला, और ग्लिसरॉल के बाद आपने इसको फ्रीज कर लिया। जब आप फ्रीज कर लिया तो अब जब आप इसको थॉ करोगे, और किस टेम्परेचर के ऊपर आप इसको रख सकते हो, -40 के ऊपर अगर आप रख रहे हो तो इट कैन बी स्टोर फॉर 6 मंथ्स, और अगर -80 के ऊपर रख रहे हो तो फॉर 1 ईयर। ठीक है, इतनी देर के लिए आप इसको स्टोर कर रहे हो। लेकिन आपने जब इसको थॉ किया, अब तो उसके बाद क्या हुआ कि इस ग्लिसरॉल को रिमूव करना होता है। ऐसे नहीं है कि अब आपने ग्लिसरॉल वाला ब्लड, क्योंकि ग्लिसरॉल तो अंदर मौजूद था, इसको आपने रिमूव करना है। वो कैसे करना है, वॉशिंग के जरिए। जब आपको मैंने पहले प्रोसेस बताया, आपने इसको कहते हैं डीग्लिसरॉलाइजेशन। क्या करते हैं, पैक सेल्स को जो कि फ्रीज हुए थे, थॉ किया, थॉ करके जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गए, तो अब उसके अंदर जो ग्लिसरॉल था उसको वॉशिंग के जरिए नॉर्मल सलाइन ऐड किया, उसको वॉश किया, ग्लिसरॉल को रिमूव किया। तो जब ग्लिसरॉल पूरा रिमूव हो जाएगा तो अब आपके पास ये पैक सेल्स जो हैं ये रेडी हैं फॉर द यूजेज। अच्छा, इनको भी आपने फिर विद इन 24 आवर्स के अंदर यूज करना होता है। क्लियर। और जब आप, और ये आमतौर पे क्यों फ्रीज किए जाते हैं, ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप्स जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिसाल के तौर पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को हम अब ऑब्वियसली आपको जिस तरह मैंने बताया कि ये नॉर्मली 45 35 एक बंदा बॉम्बे फिनोटाइप का है और वो डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कहता है कि जी आप मेरा ब्लड ले लो। तो अगर कोई बॉम्बे फिनोटाइप का आता है और आप उसको ट्रांसफ्यूज कर देना, और अनफॉर्चुनेटली 35 दिन तक कोई आता नहीं है और वो यूज नहीं हुआ, तो ज़ाया हो गया, इतना कीमती ब्लड ज़ाया हो गया, तो आप इसको क्या करते हो, फ्रीज कर लेते हो, ग्लिसरॉल डाल के फ्रीज कर लेते हो -40 या -80 पे, और 1 साल तक आप रखते हो। तो कल को अगर कोई ऐसा पेशेंट आए जो कि बॉम्बे फिनोटाइप का था, अब आपको पता है बॉम्बे फिनोटाइप से बॉम्बे फिनोटाइप ही लग सकता है, तो वो आया तो आपको ब्लड अवेलेबल था जिसने अपनी डोनेशन दी थी, क्योंकि बहुत रेयर है ब्लड ग्रुप और बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आपने फ्रीजिंग के जरिए से उसको प्रोलॉन्ग, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लिया, और उसको फिर आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लिसरॉल जब ऐड किया तो उसको रिमूव भी करना है बाय द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, और उसके बाद जाके आपके पास जो है ये काबिल इस्तेमाल होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद जो है आप इसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। 24 आवर के अंदर अंदर इसको ट्रांसफ्यूज करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एक्ट आरबीसी से रिलेटेड थी। क्लियर। अगर कोई आपका क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में अगर कोई सवाल पूछना चाह सकते हो तो अपने ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ, कल आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि पैक्ट जो एफएफपी जो है वो किस तरह से बनता है, और एफएफपी से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और क्या क्या बन सकती हैं, और हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।